हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डीबग एंड डिप्लॉय। तो अभी हम लोग अपने सेकंड वीडियो पे आ चुके हैं, कंप्लीट सी ट्यूटोरियल्स विद प्रोजेक्ट सीरीज़ के। सेकंड वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे पहले से डेफिनेशन दी हुई है कि अ वेरिएबल इज़ लाइक अ नेम्ड स्टोरेज बॉक्स इन अ मेमोरी, named storage box in a memory that holds some value which can be used or changed during program execution। तो यहाँ पे हमको कुछ बातों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। जैसे कि जो सबसे पहली बात हमारी होगी वो ये होगी कि जैसे कि मान लीजिए ये जो एक बॉक्स है ये मेरा एक मेमोरी हो गई। तो फिर अब यहाँ पे ये जैसे जो मेरा बॉक्स है इसमें अगर मैंने इसके कुछ पार्टीशंस कर दिए, जैसे कि ये मेरी मेमोरीज़ हैं अलग अलग, यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन है। तो ये जो पहली टर्म है जो बोल रहे हैं नेम्ड स्टोरेज बॉक्स इन मेमोरी, तो मेमोरी में क्या है, अगर हम थ्योरेटिकली या लॉजिकली सोचें तो हमने मेमोरी को कुछ अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग साइज़ के, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, और ये बॉक्सेस इक्वल बॉक्सेस हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे बात की वेरिएबल की, तो ये जो बॉक्स है, अब इस बॉक्स का कुछ एब्रप्ट सा नेम होगा कंप्यूटर के अंदर, जो कई सारे कैरेक्टर जैसे कि हैशटैग, एंड, ऐट, डिजिट्स या नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके बना होगा, जो कि हमारे लिए याद रखना या उसको समझना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको एक अपने से एक नाम दे देते हैं इस पर। जैसे कि मैंने इसका नाम दे दिया नम। तो अब क्या है कि ये एक तरीके से इस पर्टिकुलर जो स्पेस है मेरी ये वाली, इसका ये एक निक नेम टाइप का हो गया। तो अब जब मैं इसको अपने प्रोग्राम में बुलाऊंगा तो ये क्या होगा कि मैं अगर इस नेम से बुला रहा हूँ तो ये बॉक्स में जो डेटा मुझे स्टोर करनी होगी, एडिट करनी होगी, डिलीट करनी होगी, वो सारी चीज़ें इस पे हो जाएंगी, इस पर्टिकुलर एरिया पे। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ऐसे वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बीच में यूज़ कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, ये भी एक बात है कि ये जो निक नेम्स हैं इनकी मदद से सबसे पहले तो हम इस मेमोरी के अंदर जो भी डेटा है उसका यूज़ कर सकते हैं, प्लस प्रोग्राम के बीचों बीच हम उस डेटा को चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे अगर इस बॉक्स के अंदर 3 स्टोर है तो हम इसको रिमूव करके यहाँ पे 5 स्टोर कर सकते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बीच में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वेरिएबल्स के लिए। दूसरी बात ये है कि इसमें क्या होता है कि ये डेटा टाइप्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल ऐसा नहीं है कि हम इसमें हर तरीके की चीज़ स्टोर कर लेंगे, इसके भी कुछ अपने क्लासिफिकेशंस हैं। हम हर तरीके के वेरिएबल में हर चीज़ नहीं स्टोर कर सकते। हम ऐसा नहीं है कि जो बॉक्स में हमने नंबर स्टोर किया है हम उसमें नंबर हटा के अल्फ़ाबेट स्टोर कर दें या फिर कोई बूलियन वैल्यू स्टोर कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हमारे पास एक दूसरी टर्म है यहाँ पे डेटा टाइप्स। तो अब डेटा टाइप्स को हम 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, डेटा टाइप्स हमको ये बताता है कि जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, उसमें नंबर स्टोर होगा, कैरेक्टर स्टोर होगा या डेसिमल स्टोर होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि उसमें नंबर स्टोर होगा तो उसमें फिर कैरेक्टर नहीं स्टोर हो सकता है, डेसिमल नहीं स्टोर हो सकता, या कैरेक्टर हो रहा है तो डेसिमल या नंबर नहीं स्टोर हो सकता। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अच्छा, नंबर है, कैरेक्टर है, डेसिमल है, हर किसी की मेमोरी में एक अपनी स्पेस लेने की लिमिट है। ज़रूरी नहीं है कि नंबर जितनी स्पेस ले रहा है वही उतनी स्पेस कैरेक्टर या डेसिमल भी ले। तो डेटा टाइप्स हमको ये भी बताने में मदद करता है कि ये जो वेरिएबल है ये इसको हमको कितनी स्पेस देनी है मेमोरी के अंदर। इसको हमको 1 बाइट, 2 बाइट या 4 बाइट जितनी स्पेस देनी होगी ये हमको पता चल जाएगा इस डेटा टाइप की मदद से। तीसरा क्या है कि इस पर क्या क्या ऑपरेशंस करना पॉसिबल है। जैसे कि अगर नंबर है या डेसिमल है तो उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, बट अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं हो सकते, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह चीज़ें नहीं हो सकती इस पर। ऑब्वियस सी बात है, ए और बी में कौन सा एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि इसका सिंटैक्स क्या होगा। तो सिंटैक्स बहुत बेसिक सा है, आपको डेटा टाइप देनी है, वेरिएबल का नाम देना है, साथ में एक सेमीकोलन देना है। ये जो सेमीकोलन होता है ये सी प्रोग्राम के अंदर एक तरीके का फुल स्टॉप होता है। फुल स्टॉप मतलब यहाँ से कंपाइलर को पता चलता है कि ये लाइन ख़त्म हो गई मेरी, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन को कंपाइल करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम लोग कल प्रिंट एफ और स्कैन एफ भी लिख रहे थे, उसके बाद सेमीकोलन लगा रहे थे, तो वो सेमीकोलन ये बता रहा था कि अच्छा ये जो प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट है ये ख़त्म हो गई,
अब इससे मुझे दोबारा कोई मतलब नहीं है, तो वो नीचे वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा। उसके बाद ये दो तरीके से इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। पहला तो ये कि हम केवल यहाँ पे एक डेटा टाइप दे दें उसका, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंट दिया है और उसके बगल में एक वेरिएबल का नाम दे दिया नम, या दूसरे एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे मैंने कार दिया है, कार मतलब कैरेक्टर, और यहाँ पे ch मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहीं पे वेरिएबल भी बनाएं और वहीं पे हम उसकी वैल्यू भी डाल दें कुछ ना कुछ। ऐसे क्या है कि इसमें कोई वैल्यू भी नहीं है नम के अंदर, ch में भी वैल्यू नहीं, लेकिन अगर हमने इंट एज इक्वल टू 13 कर दिया तो अब एज नाम का जो मेमोरी लोकेशन होगी उसके अंदर वैल्यू आ गई, 13 वैल्यू है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम उसको चाहेंगे फ्यूचर में रिमूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरीके का काम इसमें हम कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब वेरिएबल को बनाते टाइम क्या क्या रूल्स होने चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि सी में अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं तो आपको पहली तो ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो है वो पहले तो लेटर्स में वेरिएबल होना चाहिए, डिजिट्स में होना चाहिए और अंडरस्कोर में होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को छोड़ के उस वेरिएबल के नाम के अंदर और कुछ नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ऐट या एंड वगैरह यूज़ नहीं होने चाहिए, स्पेशल सिंबल्स, या तो केवल लेटर्स हो ABCD या डिजिट्स हो या अंडरस्कोर हो। दूसरा है कि वो कोई डिजिट से स्टार्ट ना हो। कहने का मतलब हम उसको ऐसा नहीं स्टार्ट कर सकते कि जैसे यहाँ पे लिखा है 1H, तो ये अगर हम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सही तरीका है कि हम इसमें लिखें एज 1 या एज अंडरस्कोर 1 या अंडरस्कोर एज 1, हर तरीके की चीज़ पॉसिबल है सिवाय 1 एज के। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एक ये आपके वेरिएबल का नेमिंग का। उसके बाद केस सेंसिटिविटी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल में एज और स्मॉल में एज ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। अगर आपने ऊपर इंट लिख के कैपिटल में एज लिख दिया और नीचे आप चाह रहे हो कि मैं स्मॉल एज की मदद से इस वाले को इस्तेमाल कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं, आपको सिंटैक्स एरर शो होने लगेगा कंपाइलर पे। और उसके बाद लास्ट में क्या है, कीवर्ड्स का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स कुछ प्री डिफाइंड आप कह सकते हैं लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, जिनका हम यूज़ वेरिएबल्स में नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पहले से एक डेफिनेशन डिफाइंड है। जैसे कि हमारे जितने डेटा टाइप्स हो गए, इंट हो गया, वाइल हो गया, रिटर्न हो गया, ये सारी चीज़ें कीवर्ड्स हैं, इनका हम वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे करके सी में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी कीवर्ड्स के बारे में हम अपने वीडियो के सेकंड हाफ में अच्छे से बात करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक मीम है, ये थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें इसमें, ये मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए वीडियो को ऐड कर दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं इस पर। अब बात करते हैं कि डेटा टाइप्स पे थोड़ा और डिटेल में। तो डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। यहाँ पे इस वीडियो में हम अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर? इंटीजर होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, डबल प्रिसीजन, वॉइड। ये वो डेटा टाइप्स हैं जो ऐसा नहीं कि किसी दूसरे डेटा टाइप से बने हुए हैं या कहीं से डिराइव्ड हैं, या इनको करने के लिए आपको किसी लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये अपने आप में यूनिक है। जैसे नंबर्स हैं 1 2 3 4, वो अपने आप में यूनिक है, वैसे ही ये भी है। अब इसके बाद जैसे इंटीजर डेटा टाइप है, तो इंटीजर डेटा टाइप अगर आपको लिखना है तो जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर मैं पीछे आऊँ थोड़ा, ये हमारी जो प्रीवियस स्लाइड्स थी, ये यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे मैंने दिया है डेटा टाइप और उसका वेरिएबल का नेम। तो अब ये जो डेटा टाइप वाला सेक्शन है, ये मैं आपको बनाने वाला हूँ कि ये क्या है। तो ये जो आप यहाँ पे ये इंट देख रहे हैं, ये इंट कीवर्ड ही हम लिखेंगे। ये इंट कीवर्ड जब हम वहाँ डेटा टाइप की जगह पे लिखेंगे तो ये मुझे ये बताएगा कि ये जो वेरिएबल का नेम है, ये वेरिएबल में इंटीजर नंबर ही स्टोर होंगे और उसके अलावा कोई चीज़ स्टोर नहीं होंगी। इसी तरीके से नीचे कैरेक्टर के लिए कार है, डेसिमल नंबर के लिए फ्लोट और डबल है, बाकी कोई वैल्यू स्टोर नहीं करनी है तो वॉइड है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेमोरी साइज सेक्शन की। तो मेमोरी साइज सेक्शन हमको ये बता रहा है कि हमारा जो ये डेटा टाइप है, ये कितनी बड़ी हमको मेमोरी स्पेस इसके लिए अलॉट करनी पड़ेगी। तो जैसे इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हमको 2 बाइट्स की मेमोरी चाहिए। बिना 2 बाइट्स की मेमोरी अगर हम ब्लॉक नहीं करेंगे अपने
मेमोरी में, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो इतनी मेमोरी तो स्टोर हो गई वहाँ पे। उसके बाद कैरेक्टर के लिए, क्योंकि कैरेक्टर छोटा होता है तो 1 बाइट। डेसिमल्स, अगर आपको छोटा डेसिमल नंबर लेना है तो आप फ्लोट ले सकते हैं, ये 4 बाइट की स्टोरेज लेगा। अगर बड़ा डेसिमल नंबर लेना है तो आप 8 बाइट्स ले सकते हैं। 4 बाइट ये वेरिएशन इसलिए क्योंकि स्पेस भी इंपॉर्टेंट है, हम स्पेस की भी वेस्टेज नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिया है कि जितना काम हो उतने की ही हम लें। बाकी वॉइड में तो कोई वैल्यू ही नहीं हम स्टोर करते, तो इसमें मेमोरी साइज़ का कोई मतलब ही नहीं है। तीसरा पॉइंट है रेंज। तो अब क्योंकि मेमोरी साइज़ लिमिटेड है तो ऐसा नहीं है कि हम कितना भी नंबर्स इसमें स्टोर करा सकते हैं। तो सी में कुछ डिफाइंड है कि हम एक रेंज है नंबर्स की या वैल्यूज़ की जिसको हम स्टोर करा सकते हैं। तो जैसे कि इंटीजर में हम -32,768 से +32,767 तक का नंबर स्टोर करा सकते हैं। हम 1 लाख इसमें नहीं स्टोर कर सकते। अगर हमने करने की कोशिश की तो आपको कोई एब्रप्ट वैल्यू मिल जाएगी जिसका कोई मतलब नहीं होगा। दूसरा है कैरेक्टर -128 टू 127। ये क्या है कि इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नंबर कहाँ से आ गया। कैरेक्टर का तो मतलब होता है कि जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी सिंगल लेटर को हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर की तरीके से ट्रीट करते हैं। इसमें हर तरीके का कैरेक्टर आता है जो आपके कीबोर्ड में होता है। इसमें 1 2 3 4 भी आएगा, हैशटैग एंड डबल सब कुछ, हैशटैग एंड ऐट सब चीज़ें आएंगी, हर तरीके के सिम्बल्स आएंगे, प्लस अंडरस्कोर्स भी आएंगे, प्लस अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे जो हमारे 26 से कई चीज़ें आएंगी। लेकिन फिर यहाँ पे ये नंबर्स क्या है -128 टू 127, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं अस्काई। इसको आप थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अस्काई वैल्यू क्या होती है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ये क्या होती है, ये इंटीजर नंबर्स को और कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर कराती है। जैसे कि अगर मुझे कोई कैरेक्टर तो उसका इक्विवेलेंट इंटीजर नंबर हमने एक बना के रखा है। जैसे अगर मैं स्मॉल ए की बात करूँ तो उसका 97 होता है। तो अगर मैंने स्काई कन्वर्जन करना है तो जो हमारा ए नंबर होगा ये बताएगा कि ये जो है, अगर हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 97 नंबर दिखाई देगा। ऐसे करके अलग अलग अल्फ़ाबेट्स लेटर्स की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। इसके लिए आप स्काई वैल्यू टेबल अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली वो मिल जाएगी। वहाँ पे हर लेटर की इक्विवेलेंट इंटीजर वैल्यू आपको वहाँ पे दिखाई देने लगेगी। फ्यूचर में जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो इसका थोड़ा बहुत यूज़ भी होगा। फिर उसके बाद फ्लोट और डबल, ये दोनों डेसिमल नंबर्स को स्टोर करते हैं, तो इनकी भी रेंज आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये थोड़ी कम रेंज है, ये उससे ज़्यादा की रेंज है। डबल में मतलब जैसे फ्लोट है तो फ्लोट में 4 बाइट स्टोर होता है, डबल में 8 बाइट्स स्टोर होते हैं, तो एग्जैक्टली रेंज भी डबल हो जाती है दोनों की। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये एक और मैंने यहाँ पे इमेज लगाई थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंसेस्टर्स टाइप के हो गए, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स उनके फ्यूचर जनरेशन्स हो गई जो उनसे डेराइव होकर बनी है। बिना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं बनाई जा सकती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इस पर भी। तो अब हमारा फिर से कंपाइलर पे जाने का टाइम आ गया है, तो चलिए कंपाइलर पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कोड्स बनेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं अपने कंपाइलर पे। तो अब आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हम लोग कल ही बात किए थे कि सबसे पहले हम ऊपर एक डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बनाते हैं जिसमें हम ये लिखते हैं कि ये प्रोग्राम किस लिए है। तो अब यहाँ पे हम बताएंगे कि हम इसमें वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की बात करेंगे। तो मैंने ये लिख दिया, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अब नीचे आते हैं। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपनी पहली लाइब्रेरी, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। फिर बाहर आते हैं इसके, और यहाँ पे हम void main के साथ काम करेंगे क्योंकि void main ज़्यादा बेटर होता है। तो void main, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा void होता है इसका मतलब होता है नो वैल्यूज़, तो हमें अब इसमें रिटर्न स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब
यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हम जितनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे उसमें हमको सेमीकोलन की ज़रूरत पड़ेगी। रीज़न ये है उसका क्योंकि अब यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा जो प्री प्रोसेसिंग में नहीं होगा, मेन जो कंपाइलर देखेगा हमारा और एग्जीक्यूट करके जो हमको आउटपुट में देगा। तो सबसे पहले काम हमको क्या करना होता है, पहली लाइन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर करके हम यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं, डिक्लेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया इंट एज। अब इसको मैंने बंद कर दिया। अब नीचे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि अब ये जैसे ऊपर है तो ये मुझे पहला पार्ट ये बता रहा है कि ये इंटीजर डेटा टाइप का मेरा वेरिएबल है जिसका नाम एज है। अब मैं इस नेम की मदद से इसको आगे यूज़ कर सकता हूँ। सेमीकोलन मुझे ये बता रहा है कि मेरी ये लाइन यहाँ ख़त्म हो गई। अब मैं नीचे आके यहाँ पे लिख दूँगा एज इक्वल टू 13, जैसा कि हमने स्लाइड में दिखा था। अब उसके बाद यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेते हैं, नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा। प्रिंट एफ और यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम प्रिंट एफ के अंदर इसको कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ इनको डबल स्लैश की मदद से कि जैसे कि आपका अगर ये इन्वर्टेड कोट्स के अंदर अगर मैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को शो कराना चाहता हूँ तो मैं उसके अंदर लिखूँगा %d। वहीं अगर मुझे कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा %c। अगर सेम चीज़ मुझे करनी होगी आपका फ्लोट डेटा टाइप के लिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा %f। और सेम चीज़ अगर हमको करनी होगी डबल के लिए तो भी हम %f का यूज़ तो कर ही सकते हैं। और हम एक और होता है इसका भी यूज़ कर सकते हैं डबल के लिए, उसका नाम होता है %1.2f। ये भी वैलिड है। तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए। क्योंकि अब ये मेरा इंटीजर डेटा टाइप है तो मैं यहाँ पे %d का इस्तेमाल करूँगा। %d इज़ दी एज। अब मैं यहाँ पे कोट्स के बाहर आऊँगा, इन डबल इन्वर्टेड कोट्स के बाहर और ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड नहीं मैं लिखूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा सीधे एज लिख दूँगा और यहाँ पे बाहर आके सेमीकोलन लगा दूँगा। उसके बाद ये पूरा जो मेरा प्रोग्राम है इसको बंद कर दूँगा, कर्ली ब्रेसेस बंद करके, और उसके बाद इसको रन करा के देखूँगा कि ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको रन किया और देखिए जैसे कि यहाँ पे आ गया एज इज़ 13। अब ये इसी वजह से है क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू दी थी। अब दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे एज ना लिखूँ, मैं एज को क्या करूँ, मैं यहीं पे लिख दूँ एज इक्वल टू 13। तो ये भी मेरा वर्क करेगा, इक्वल टू 13। अब मैं इसको रन कराऊँगा तो भी देखिए बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आया, कोई एरर नहीं आया कंपाइलर में। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नीचे कार डेटा टाइप। या कार डेटा टाइप से पहले एक और बात, यहाँ पे आप यहाँ पे कॉमा का यूज़ करके मल्टीपल इंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप इंट कीवर्ड का केवल एक ही बार इस्तेमाल करेंगे। इंट कॉमा अगर आप एज यूज़ कर सकते हैं, फिर आप वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, फिर आप इसमें आईडी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये फिर इंट डेटा टाइप की होंगी और आप नीचे इनकी वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने वैल्यू की दे दी वैल्यू इक्वल्स टू 3 और आईडी इक्वल्स टू 7। अब इसको जब मैं प्रिंट कराऊंगा सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। जैसे मैंने इसको लिया कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे अगर यूज़ करूँ एज के साथ, मैं यहाँ पे लिख दूँगा %d के बाद फिर से मैं %d का यूज़ करूँगा।
%d स्पेस %d, क्योंकि मेरे पास 3 वेरिएबल हैं। और इससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ करूँगा जिसका नाम है \n, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए। \n का मैंने यूज़ कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एज के बाद लिखूँगा कॉमा करके वैल्यू, फिर कॉमा करके ID। तो अब मैं इसको रन कराऊँगा तो ये भी परफेक्टली रन करेगा। जैसा कि आपने देखा ये भी परफेक्टली रन कर रहा है। अब चलते हैं और अलग अलग डेटा टाइप्स के पास। अब ये तो हो गया मेरा इंटीजर डेटा टाइप। इसी तरीके से मैं कार ले सकता हूँ। अगर मैंने कार CH इक्वल्स टू, जैसा कि मैंने आपको बोला था, सिंगल कोट्स के अंदर A को ले लिया, उसके बाद मैंने फ्लोट में FL में ले लिया 13.6 को बस। और फिर इसके बाद यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ कर दिया, प्रिंट कर दिया सबको। अब यहाँ पे मैं %d से नहीं कराऊँगा, %c और स्पेस दे के %f का यूज़ करूँगा, एज का यूज़ नहीं करूँगा। CH और FL का। और फिर उसके बाद इसको भी मैं जैसे रन कराऊँगा, एक चीज़ और करनी है पहले, \n और उसके बाद इसको रन कराऊँगा। ये भी प्रॉपरली रन करेगा। ये जैसे आपने देखा। अब ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 13.60000 ये रेंज है। अगर आप यहीं पे डबल का यूज़ करते तो ये जो ज़ीरोज़ की रेंज थी ये और बढ़ जाती। अब उसके बाद नेक्स्ट ये है, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताता हूँ scanf का यूज़ करने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ID की वैल्यू नहीं देनी, मुझे यूज़र से लेनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक फ़ंक्शन का यूज़ करूँगा, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था scanf का। scanf सेमीकोलन जो हमारा फुल स्टॉप है इस लैंग्वेज का, और यहाँ पे मैं लिखूँगा %d क्योंकि इंटीजर टाइप है, और फिर उसके बाद कॉमा करके यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एंड ऑपरेटर का। अगर मैंने यहाँ पे एंड ID लिख दिया तो ये मुझे बता रहा है कि जब मैं इनपुट लेता हूँ तो मुझे उस वेरिएबल नेम के पहले एंड लगाना पड़ता है, क्योंकि ये मुझे एग्जैक्टली रिफ़र करता है उस पर्टिकुलर जो मेरा बॉक्स है उस वेरिएबल का, उसका एग्जैक्ट एड्रेस ये मुझे रिफ़र करता है। तो अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ तो फिर मुझे ज़्यादा इससे बेनिफिट होता है, नहीं तो ये कुछ गार्बेज वैल्यू को यहाँ पे ले लेगा। तो अब जैसे मैंने किया, इसको रन किया, तब जैसे आपने देखा यहाँ पे एज आई। अब एज के बाद मैं यहाँ पे कुछ इनपुट दूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 20 या 200 दे दिया। अब इंटर किया तो यहाँ पे वैल्यू 200 हो गई। अब यहीं पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं आपको रेंज का। जैसे अगर मैं यहाँ पे रेंज 32,000 से ऊपर लेना चाहूँ, जैसे हम लोगों ने बात की थी 1 लाख की, तो मैं यहाँ पे 1 लाख लेता हूँ, 000000। अब मैं यहाँ पे लूँगा तो ये बेसिकली इसमें तो आ गया, लेकिन कुछ कंपाइलर्स में नहीं आता ये, क्योंकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो इसका हो सकता है रेंज ज़्यादा हो। लेकिन अगर आप VS कोड या टर्बो C पे करने की कोशिश करेंगे तो उस पर ये नहीं आएगा। अब उसके बाद ये हमारा पूरा वेरिएबल्स के बारे में डिटेल्स थी। इसके बेसिस पे कुछ आपको मैंने क्वेश्चंस दिए, आप उसको अटेम्प्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में उससे पूछ सकते हैं। तो अब चलिए वापस चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो अब हम वापस आ गए अपने प्रेजेंटेशन पे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कंपाइलर पे भी बताया था कि हमारे पास ये जो कुछ डेटा टाइप्स हैं, एरेज हो गया, पॉइंटर्स हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, यूनियंस हो गए, ये सब आपके डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं। इन्हीं को हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के इन डेटा टाइप्स को आप डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। उसके बाद एक चीज़ आती है क्वालिफायर्स। बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने इंट का आपको एक रेंज बताई थी कि -32,768 से लेकर
32,767 तक रहेगा। तो अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसकी, आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि नहीं, मुझे अनसाइंड इंट चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे अनसाइंड इंट लिख दिया, अगर मैंने वहाँ पे अनसाइंड इंट लिख दिया, तो अब क्या होगा कि ये जो आपकी रेंज होगी जो -32,000 है, ये भी ऐड हो जाएगी +32,000 में, और फिर आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो पूरा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये 0 टू इन दोनों का सम हो जाएगी, जो कि अप्रॉक्सीमेट 65,000 के आसपास होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अनसाइंड अगर आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास ये एक आ जाएगा कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ उसमें नहीं रहेंगी, साइंड रहेगा तो नेगेटिव वैल्यूज़ ऑब्वियसली लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है हर डेटा टाइप में। प्लस शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं। मान लीजिए आपको डबल या फ्लोट से काम नहीं करना है, आपको क्या है कि मतलब और ज़्यादा बड़े नंबर चाहिए या आपको और छोटा नंबर चाहिए, जितना ये इंटीजर की वैल्यू इतने का भी आपको काम नहीं है, तो आप वहाँ पे शॉर्ट का इस्तेमाल करके अपनी जो बाइट्स की साइज़ उसको और छोटा कर सकते हैं। जैसे कि ये रेंज है, आप इसको भी हाफ़ कर सकते हैं शॉर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके। अगर मैंने शॉर्ट इंट लिख दिया तो ये इसका भी हाफ़ हो जाएगा, और अगर मैंने लॉन्ग इंट कर दिया तो इसका डबल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये क्या है, ये आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट इंट लिख दिया तो हाफ़ का भी हाफ़ हो जाएगा, अगर आपने लॉन्ग इंट कर दिया तो डबल का डबल हो जाएगा वो। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, कभी कभी इनकी ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में, कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद ये, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट हाफ में बताया था वीडियो के, कि कीवर्ड्स आप वेरिएबल्स के नेम में नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ सी के कीवर्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू ANSI-C, आपको इनका ध्यान रखना है। ये चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी, और जब मैं इस वीडियो में नोट्स को शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप उसमें से भी इसको देख सकते हैं। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं आप इनका यूज़ वेरिएबल्स के नेमिंग में नहीं कर सकते हैं, ये अलग अलग चीज़ों के लिए वर्क करते हैं। धीरे धीरे करके हम आगे इसको देखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, इंट दिख रहा है, यूनियन, साइंड, इन सब की हम लोग बात कर चुके हैं। वॉइड और कार, इन सब चीज़ों की हम लोग बात कर चुके हैं। कुछ की बात हम आगे करेंगे, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। कुछ कीवर्ड्स के बारे में हम आगे और बात करेंगे। तो अब आगे चलते हैं। सो फाइनली यहाँ पे हमारा एक और वीडियो कंप्लीट हो गया। ये मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या थोड़ा वेट करना चाहें तो मैं नोट्स भी अपलोड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में जल्दी इस वीडियो के। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। और ये जैसे मैंने इसमें एक अस्काई वैल्यू का भी क्वेश्चन दिया है, अगर आप देखें यहाँ पे। तो इसी के साथ अब ये जो वीडियो है इसको एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।